Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Waheed and today I will be teaching you about the third part of demand and supply. In this part I will teach you about exceptions to the law of demand and various types of elastic demands, right? So I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 1 lakh subscribers, right? तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। जो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, उसी को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का लेक्चर जो होगा, आज सैटरडे है, कल संडे है। संडे क्लास नहीं आएगा आपके लिए। कल आपको क्या करना है, पूरा दिन आपको रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है। इकोनॉमिक्स का पूरा रिवाइज करो और बाकी सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करो। पूरा डे कल आप स्पेंड करो रिवीजन के लिए, ठीक है, जो जो जितना भी आपने पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आगे आपको जो है आप भूल नहीं जाओगे, तो और आगे भी आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो इसीलिए कल दिन में कोई लेक्चर मत दो। एक काम करो, कल सिर्फ टाइम को एडजस्ट कर लो और रिवाइज करो, एक एक दो दो आवर एक एक सब्जेक्ट को, जो जो आपने पढ़ा है अभी तक। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ये यहाँ से फिर से लिंक है उससे आगे। लॉ ऑफ डिमांड हमें बोल रहा था जितना प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, डिमांड कम होती जा रही है। यहाँ तक ठीक है। कल हमने देखा था, फिर जब इस केस में क्या बोला था, इस केस में बोला जब जब फैक्टर्स को क्या किया जाता है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब इनकम को कांस्टेंट रखा जाता है। लेकिन कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने देखा कि जब हम फैक्टर्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट नहीं रखते हैं, चेंज करते हैं, तो किस तरीके से क्या होता है, जो डिमांड करो होता है वो किस तरीके से शिफ्ट होता है, ठीक है। किस तरीके से डिमांड करो शिफ्ट होता है, किस साइड, राइट वर्ड्स की तरफ या लेफ्ट वर्ड साइड की तरफ, ठीक है। जब इनकम डिक्रीज हो जाता है या इनकम कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैंने कल बोला था आपको कि ये ओरिजिनल डिमांड करो था, जब प्राइस बढ़ जाता आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते क्या करते हो, प्राइस बढ़ जाता है तो आप डिमांड ज़्यादा करते हो, तो राइट वर्ड शिफ्ट आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, डिमांड ज़्यादा करते हो तो राइट वर्ड शिफ्ट। जब आपकी क्या होता है, इनकम रिड्यूस होता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये हमने कल देखा है। लेकिन आज जो दो एग्जांपल्स हैं वो लॉ ऑफ डिमांड की क्या है, एक है एग्जांपल आपको गिफिन गुड्स और दूसरा है वेलबिन गुड्स, राइट। एक है गिफिन गुड्स और दूसरा जो है वो क्या है, वो है वेबलिन गुड्स की हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा आपको एसएसबी में कि कौन सा ऐसा गुड है जो कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। आपको बोलना है वो क्या है, वो गिफिन गुड्स हैं जो वायलेट करता है लॉ ऑफ डिमांड को। वो कौन सा गुड है, एक गिफिन गुड है और दूसरा जो है वेबलिन गुड्स है। इसका मतलब क्या है, वायलेट कैसे करता है बेसिक लॉ ऑफ डिमांड को। बेसिक लॉ ऑफ डिमांड क्या है, बेसिक लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है प्राइस जितना, सॉरी जितना आपका इनकम बढ़ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो, डिमांड करते हो, ठीक है। या आप इस तरीके से बोलो, सॉरी आप इस तरीके से बोलो, जब प्राइस जो होता है घट जाता है, आप डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो। या प्राइस अगर इंक्रीज होता है, डिमांड क्या होती है, रिड्यूस होती है। ये बेसिक लॉ ऑफ क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ जाता है गुड्स का, तो उसके बाद क्या होता है, डिमांड भी उसके साथ बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम नाम देते हैं हम एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। दैट मीन्स ये लॉ ऑफ डिमांड को क्या करता है, वायलेट करता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, होता है क्या है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स का मतलब होता है आर द स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम। जो जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है,
वो लार्ज पार्ट ऑफ उसकी इनकम जो होती है उसका लार्जर पार्ट किस पे यूज़ खर्च करता है, स्पेंड करता है, ठीक है, किस पे, उन गुड्स के ऊपर। और उन गुड्स को क्या नाम दिया जाता है, गिफिन गुड्स। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा भी इंफीरियर गुड्स क्या होता है, लेकिन ये इंफीरियर गुड्स का ही एक क्या होता है, एक टाइप होता है। कौन सा, गिफिन गुड्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से आप समझो, जब प्राइस क्या हो जाता है, एज द प्राइस राइजेस द डिमांड आल्सो राइजेस। गिफिन गुड्स में क्या होता है, एक ऐसे गुड्स जब क्या होता है, जब प्राइस इसका, इस गुड का प्राइस जो होता है बढ़ता है, बढ़ जाता है, तो इसकी डिमांड भी आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हो। ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे। और इसका वाइसी वर्सा भी है, एज द प्राइस फॉल्स, इसकी डिमांड भी आप क्या करते हो, कम करते हो। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको याद रखना है कि गिफिन गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है, डिमांड भी कम होती है। दैट मीन्स दोनों के केस के साथ क्या है, ये एक पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि प्राइस बढ़ना और डिमांड का भी बढ़ना प्राइस के साथ, तो दैट मीन्स उसको ये एक पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है, एक अपवर्ड स्लोप दिखाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आपको बताया था, वो किस तरीके से, एक्चुअल लॉ ऑफ डिमांड क्या था, इस तरीके से था ग्राफ, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर डिमांड। तो प्राइस जब बढ़ रहा था, ठीक है, डिमांड क्या हो रही थी, डिमांड रिड्यूस हो रहा था, यही है ना। प्राइस जो ही घट रहा था, डिमांड ज़्यादा हो रही थी, या प्राइस जो बढ़ रहा था, डिमांड कम होती जा रही। लेकिन इस केस में क्या होता है, जितना प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हो। सपोज यहाँ पर देखो, इस ग्राफ को समझो। सपोज जो गुड है, मतलब इंफीरियर गुड था, उसका प्राइस सपोज पहले, अभी प्राइस जो है उस गुड का वो P1 है। जब प्राइस था P1, आपने कितना क्वांटिटी डिमांड किया, Q1, मतलब जो है इसका 10 रुपीज़ प्राइस था, और आपने सपोज कितना किया, सपोज 10 kg आपने क्या किया, इसकी डिमांड की। ठीक है, प्राइस क्या हो गया, इसका प्राइस बढ़ गया, और आपने क्या किया, इसकी डिमांड भी आपने बढ़ा दी। तो ये ग्राफ आपको यही बोल रहा है, प्राइस जब बढ़ जाता है उस गुड की डिमांड भी बढ़ जाती है, प्राइस अगर घट जाता है उसकी डिमांड भी डिक्रीज होती है, मतलब एक पॉजिटिव रिलेशन है इसमें। और ग्राफ जो है ये क्या है, अपवर्ड स्लोप में। क्वेश्चन आएगा आपको कि लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी एक्सेप्शन आप बताओ, आपको बोलना लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है, वो क्या है, गिफिन गुड्स एग्जाम्पल है, मतलब एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि गिफिन गुड्स के लिए ये बताओ कि जो डिमांड करो है वो क्या डाउनवर्ड स्लोप करो है या अपवर्ड स्लोप करो। आपको बोलना है गिफिन गुड्स के लिए जो डिमांड करो है वो क्या है, वो अपवर्ड स्लोप करो है, ना कि डाउनवर्ड स्लोप करो है। एग्जाम्पल समझो ऐसा होता क्यों है। सपोज ये ले लो, मैंने दो प्रोडक्ट्स को लिया, यहाँ पर दो गुड्स को लिया, एक मैंने ब्रेड लिया, एक मैंने मीट लिया। समझो इस बात को। सपोज इनिशियल प्राइस जो था वो ब्रेड का कितना था, मार्केट में आप ब्रेड लेने जाते थे तो आप कितने में लाते थे, आप लाते हो 20 रुपीज़ में, और मीट का प्राइस जो है 250 रुपीज़ kg है। ये एक एग्जांपल है। अब क्या हो रहा है, इस ब्रेड का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, 20 से कितना हो गया 35, यहाँ पर 20 है ऊपर, यहाँ पर यहाँ पर 20 है ब्रेड का प्राइस। अब ब्रेड का प्राइस कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। मीट का प्राइस जो है वो 250 है, 250 है। लेकिन अगर आप देखोगे ब्रेड और मीट को कंपेयर कर रहे हो, दो प्रोडक्ट्स, दो गुड्स को कंपेयर कर रहे हो, तो ब्रेड जो है ये इंफीरियर गुड है एज कंपेयर टू मीट से। इंफीरियर गुड किस हिसाब से आप बोल सकते हो, ये अगर हम मीट को खा लेंगे हमें ज़्यादा कैलोरीज देता है एज कंपेयर टू ब्रेड, ब्रेड हमें कम कैलोरीज देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप एक गुड को इंफीरियर बना सकते हैं रिलेटेड टू अदर गुड के साथ। अगर ब्रेड को किसी और चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हो तो वहां पर ब्रेड क्या बन सकता है, वो सुपीरियर बन सकता है। तो यहाँ पर लेकिन मैं ब्रेड को कंपेयर कर रहा हूँ मीट के साथ, तो ब्रेड जो है इन्फीरियर गुड है और मीट जो है ये सुपीरियर गुड माना जाता है विद रेस्पेक्ट टू ब्रेड से। ब्रेड का प्राइस 20 था, लेकिन ब्रेड का प्राइस अब बढ़ गया, लेकिन जब ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड को डिमांड कर रहे हो। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपकी जब आपके पास कुछ इनकम थी, सपोज 1000 रुपीज़ आपके पास इनकम थी, तो आप क्या कर रहे थे, लेकिन अब आपकी जो है वही इनकम है। सपोज यहाँ पर आप 1000 रुपीज़ था, आप ब्रेड को खरीद पा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है अब आपकी क्या हो रही है, इनकम कम हो रही है। अब बोलोगे अब इनकम कम कम क्यों हो रही है, क्योंकि आप ज़्यादा अब ब्रेड पे खर्च कर रहे हो। दैट मीन्स जब क्या होता है,
एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है 20 था, लेकिन उस ब्रेड का प्राइस 35 हो गया, स्टिल आप ब्रेड को ही क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, सॉरी क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो। क्यों ब्रेड को आप बाय कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी इनकम अब रिड्यूस हो रही है। जो आप 20 में खरीद रहे थे, वो आप कितने में खरीद रहे हो, 35 रुपीज़ में आप उस ब्रेड को खरीद पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ से डिमांड भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हो। ऐसा आपकी इनकम जब कम हो जाती है, दैट मीन्स आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कि आप मीट को खरीद सकते हो, ठीक है। आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो मीट है, लेकिन आपके पास उतनी इनकम है ही नहीं, आप मीट को अफोर्ड कर सकते हो। तो ये आपकी मजबूरी है, आप क्या कर रहे हो, आप ब्रेड को ही क्या करते हो, और डिमांड करते हो। इवन कि इसका प्राइस अगर बढ़ता भी जा रहा है, स्टिल आप ब्रेड को ही डिमांड करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो है मीट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, और कैलोरीज के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, उस कैलोरीज को फुलफिल करने के लिए जो आपने जो खाना होता है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करते हो, आप मीट को रिप्लेस करते हो, ठीक है। और किससे रिप्लेस करते हो? ब्रेड से रिप्लेस करते हो। यहाँ पर आप मीट भी खरीद पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो हम ब्रेड खरीद रहे थे इनिशियल प्राइस पे 20 रुपीज़ पे, सपोज 20 रुपीज़ पे जो ब्रेड खरीदे और आप अफोर्ड कर पा रहे थे, उस टाइम मीट को भी लेते थे आप, क्योंकि आपको कुछ इनकम बचता था। लेकिन अब आप ज़्यादा इनकम यूज़ हो रही है किस में, ब्रेड में, क्योंकि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया है, बट स्टिल आप ब्रेड को ही खरीद पा रहे हो, क्योंकि यह इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, इस मीट को नहीं अफोर्ड कर पा रहे, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो उस मीट के बदले आप क्या करते हो, आप ब्रेड का यूज़ करते हो। तो ये एक कंडीशन हुई थी, जनरली डिप्रेशन हुआ था यूएसए में, तो वहाँ पर जो था एक पर्सन था, उसका नाम था सर रॉबर्ट गेफिन, और उसने वहाँ पर जो वर्कर्स थे वहाँ पर वो काम कर रहे थे, उन्होंने ब्रेड की डिमांड ज़्यादा की है एज़ कम्पेयर टू मीट से, क्योंकि उस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है ब्रेड का इंक्रीज़ हुआ था, और वहाँ के वर्कर्स ने क्या किया था, ब्रेड की डिमांड ज़्यादा की थी। क्यों ज़्यादा की थी? क्योंकि वो अपने कैलोरीज को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने ब्रेड की डिमांड ही ज़्यादा की, ना कि मीट को वो खा सके। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे मीट को खरीदने के लिए। आई होप यहाँ तक ये गिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और ये क्या करता है, ये वायलेट करता है लॉ ऑफ डिमांड को। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको एसएसबी में क्या बन सकता है, ऑल गिफिन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। जो भी गिफिन गुड्स होते हैं वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको कि जो गिफिन गुड्स होते हैं ये स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेड लिया और यहाँ पर मीट लिया, ध्यान से समझो। अब ब्रेड क्या है, ये इन्फीरियर है, और मीट क्या है, ये सुपीरियर है। तो दैट मीन्स आप किस पे ज़्यादा खर्च करते हो, यहाँ पर गेफिन गुड्स में आप ज़्यादा खर्च करते हो इन्फीरियर गुड्स पे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को लगा रहे हो, ना कि सुपीरियर गुड्स पे, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं बोल रहा हूँ ये ब्रेड है, और यहाँ पर मैं कोई बिस्किट लेता हूँ, बिस्किट मैंने लिया। अब सपोज मैं ब्रेड को अब मान रहा हूँ सुपीरियर, और यहाँ पर बिस्किट को मान रहा हूँ मैं इन्फीरियर। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये इन्फीरियर था, ठीक है, और यहाँ पर इसको इन्फीरियर बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ब्रेड सुपीरियर बन रहा है, ठीक है। ब्रेड और बिस्किट को कंपेयर करके क्या हो रहा है, ब्रेड जो है सुपीरियर बन रहा है। तो यही इसका मतलब ये है, जो भी गिफिन गुड्स होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं, क्योंकि अब गिफिन गुड कौन बनेगा, यहाँ पर समझो इस बात को, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने मीट लिया, यहाँ पर लिखता हूँ मैंने मीट लिया, मैंने ब्रेड लिया, और मैंने बिस्किट लिया। जब मैंने मीट लिया, ये सुपीरियर था, ये इन्फीरियर था, तो मैं पूरा इनकम किस पे यूज़ कर रहा था, खर्च कर रहा था, ठीक है, किस पे, पूरा इनकम मैं लगा रहा था किस पे, ब्रेड पे, क्योंकि मैं मीट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो दैट मीन्स यहाँ पर ब्रेड क्या बना, इन्फीरियर गुड बना। तो दैट मीन जब इन्फीरियर गुड बना, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं गिफिन गुड्स दूंगा। तो जितने भी इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम गिफिन गुड्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रेड और बिस्किट को कंपेयर कर, अब ब्रेड यहाँ पर सुपीरियर बन गया, ये इन्फीरियर बन गया। अब आप ब्रेड के बदले किसकी डिमांड कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट्स की डिमांड कर रहे हो, क्योंकि बिस्किट्स का प्राइस जो, क्योंकि आपको मजबूरी है बिस्किट खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को मैं कंपेयर करूँ, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, दैट मीन्स यहाँ पर अब ये सुपीरियर बना, ये इन्फीरियर बना, और इसका मतलब यहाँ पर ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन गुड्स। अब गिफिन गुड कौन बना यहाँ पर, गिफिन गुड बना यहाँ पर
बिस्किट बना गिफिन गुड, और यहाँ पर जो है इस केस में कौन गिफिन गुड था, ब्रेड था। तो दैट मीन्स जो भी गिफिन गुड्स होते हैं वो इन्फीरियर होता है, क्योंकि ये गिफिन बना ये इन्फीरियर है एज कम्पेयर टू ब्रेड। ये यहाँ पर गिफिन गुड बना ब्रेड एज कम्पेयर टू मीट, क्योंकि ये इन्फीरियर गुड था यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है all giffen goods are inferior goods but all inferior goods are not giffen goods। बात समझ में आ रही है? यही लिखा मैंने, ब्रेड है यहाँ पर मीट है, ब्रेड इंफीरियर है तो बन गया गिफिन गुड, ठीक है। तो दैट मीन्स इंफीरियर है तो गिफिन गुड बन गया। लेकिन यहाँ पर फिर से देखो आप, हाँ ब्रेड जो है ये गिफिन गुड बना क्योंकि ये इंफीरियर है। यहाँ पर ब्रेड बिस्किट जो है ये गिफिन गुड बना। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर था इंफीरियर गुड, दैट मीन्स ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन गुड्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये यहाँ पर यही मैंने लिखा है, ये आप देख लेना इस पेज पे। दूसरा है, दूसरी एग्जांपल जो है किसकी, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, दूसरी एग्जांपल उसको बोलते हैं हम वेब लिन गुड, VEBLN, वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इन गुड्स को परचेज किया जाता है, ये एसोसिएटेड होते हैं विथ सोशल प्रेस्टीज के साथ, मतलब रॉयल्टी जिसको जनरली आप बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल ले लो, इसमें एक एग्जांपल है वो है डायमंड। सपोज डायमंड का प्राइस जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी डिमांड भी इन बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि लोग जो होते हैं वो अपनी प्रेस्टीज को, अपनी सोशल प्रेस्टीज को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, चीज़ों की डिमांड जो है ज़्यादा, डायमंड की डिमांड जो है करते हैं, सो दैट इनके पास क्या रहेगा, ज़्यादा डायमंड रहेगा और इनका जो सोशल स्टेटस जो है वो उनका मेंटेन रहेगा। और ये भी क्या करता है, ये भी लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है, क्योंकि जब मैंने बोला था डिमांड में क्या हो रहा था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ रहा था डिमांड क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। लेकिन यहाँ पर प्राइस तो बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो वेबलिन गुड्स में आपको याद रखना है, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि सोशल प्रेस्टीज के साथ रिलेटेड होते हैं, और ये भी किसको वायलेट करता है, लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। थर्ड जो है एग्जाम्पल, डायमंड डिजाइनर कार एक्स्ट्रा जो है, जैसे फरारी की बात करो या BMW की बात करो, ठीक है। अगर BMW जो है, BMW जो है सपोज 40 लाख की गाड़ी है ये, ठीक है। लेकिन अब इसका प्राइस जो है, BMW का प्राइस जो है वो बढ़ गया, ठीक है, कितना हो गया, 60 का हो गया। तो दैट मीन्स आप स्टिल इसकी डिमांड ज़्यादा करते हो, इसलिए करते हो क्योंकि एक सोशल प्रेस्टीज को मेंटेन रखने के लिए। आई होप यहाँ तक ये दो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा। दैट मीन सपोज जब क्या होता है, सपोज कोई गुड ले लो, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर, ये कोई गुड है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ले लो राइस ले लो, ठीक है, और आपकी इनकम की बात करेंगे, ठीक। आप क्या करते हो, जो गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस, अब आपकी जब इनकम बढ़ जाएगी, देखो सपोज आपकी इनकम थी यहाँ पर अभी, सपोज 5000, और आप कुछ राइस खरीद रहे थे इस 5000 के ऊपर, लेकिन अब आपकी इनकम होगी 10,000। अब आप क्या कर रहे हो, आप इस राइस की क्या करोगे, राइस की डिमांड को कम करोगे। क्यों कम करोगे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है। आप कहीं और पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे नहीं अब आप राइस नहीं खाओगे, अब आप वीट खाओगे या और किसी चीज़ की डिमांड करोगे। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल समझो, सपोज मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप सुबह ब्रेड खा रहे थे ब्रेकफास्ट में और आपके पास पिज़्ज़ा भी है, दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब देखो क्या करो, गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस, ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है जब प्राइस बढ़ जाता है, जब आपकी इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है। सपोज आपकी इनकम पहले थी 5000 और उस 5000 पे सिर्फ आप ब्रेड ही खा रहे थे ब्रेकफास्ट में, एक महीने में आप 5000 का यूज़ करके ब्रेड ही इसमें ब्रेकफास्ट में खा पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपका प्राइस जो है, इनकम जो है वो बढ़ गया है, कितना, 10,000। तो दैट मीन्स अब आप ब्रेड को डिमांड नहीं करोगे उतना। अब कहाँ पर, क्योंकि आपने शिफ्ट कर लिया, आप बोले नहीं अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 10,000 है, अब मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में क्या किया करूँगा, पिज़्ज़ा भी खाया करूँगा बीच बीच में से। तो दैट मीन्स अब अगर आप 30 दिन में
30 ब्रेड्स खा रहे थे, 30 ब्रेड्स खा रहे थे एक दिन में, एक ब्रेड। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें से आप बीच बीच में पिज्ज़ा भी खा रहे हो। तो दैट मीन जब आप बीच में से 7 डेज आपने पिज्ज़ा खाया है, तो दैट मीन्स यहाँ पर 23 ब्रेड ही आपने डिमांड की है, और बाकी कहाँ पर लगा लिया आपने, पिज़्ज़ा पे लगा लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप डिमांड क्या करते हो, कम करते हो। ठीक है, आप किसी और चीज पे लगा देते हो। ठीक है, सपोज मैंने लिखा था यहाँ पर अभी ब्रेड, और मैंने लिखा पिज्जा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ब्रेड जो है ये इंफीरियर बना और ये बना सुपीरियर बना। तो दैट मीन्स जब आपकी डिमांड क्या होगी, जब आपकी इनकम क्या होगी, बढ़ गई है, आपने इस इंफीरियर गुड का क्या किया, डिमांड कम हो जाते हैं। ठीक है, इंफीरियर गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स, गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस। क्यों डिमांड डिक्रीज हो जाती है, इस ब्रेड की डिमांड क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है। तो आपकी इनकम बढ़ने से क्या हो गया, आपने पिज्ज़ा को ऑर्डर करना शुरू कर दिया, पिज़्ज़ा खाने लगे, क्योंकि आपके पास इनकम ज़्यादा है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपकी इनकम जो है रिड्यूस हो गई, कम हो गई फिर से। तो आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या करोगे, इस इन्फीरियर गुड की डिमांड को आप फिर से बढ़ाओगे, फिर से आप क्या करोगे, ब्रेड को खाओगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक जो है आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल ले लो आप। जैसे एक है पनीर है, ठीक है, पनीर है, और दूसरा क्या है, मीट है आपके पास। ठीक है, पनीर और मीट है आपके पास। अब आप क्या करते हो, सपोज मीट का प्राइस था पहले सपोज 400। ठीक है, तो आप मीट को खा रहे थे, और इस क्या कर रहे थे, पनीर जो है इसको कम आप डिमांड, इसकी डिमांड आप कम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब मीट का प्राइस क्या हो गया, आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हो, मीट को खाने लगे एज कंपेयर टू पनीर को। ठीक है, तो पनीर की डिमांड कम होगी, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई, आप वो पैसा किस पे लगा रहे हो, मीट पे लगा रहे हो। तो दो चीज़ें यहाँ पर मैंने कंपेयर किया, ये बन गया इन्फीरियर और ये बन गया सुपीरियर। लेकिन 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 जब आपकी क्या हो रही है, इनकम कम हो रही है, तो अब आप मीट से शिफ्ट कर रहे हो एक इन्फीरियर गुड पे, जिसको आप क्या नाम देते हो, पनीर का नाम देते हो। तो अब आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करोगे। इसका मतलब यही था यहाँ पर। एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर, ठीक हो। जब आपकी इनकम थी 1000, तो आप क्या कर रहे थे, आप एक महीने में ब्रेड ही खा रहे थे, ब्रेड की डिमांड थी, पिज्ज़ा नहीं खा पा रहे थे। आपकी इनकम 1500 हो गई, तो आप क्या कर रहे हो, डिमांड को क्या कर रहे हो, ब्रेड की डिमांड कम होती जा रही है, आप पिज़्ज़ा पे खर्च करने लगे हो। आपकी इनकम फिर से बढ़ने लगी, आप फिर से डिमांड रिड्यूस कर रहे हो, आप फिर से पिज़्ज़ा खाने लगे। आगे चलते जाओ, लेकिन अब आपकी फिर से कितनी इनकम होगी, 500 ही, कहाँ से, 2000 पे। तो आप क्या करोगे, ब्रेड का यूज़ ज़्यादा करोगे, दैट मीन्स आप पिज़्ज़ा अब बंद करोगे। ये बात समझ में आ रही है? इसको नाम दिया जाता है इन्फीरियर गुड्स का नाम। नेक्स्ट टॉपिक है, वो है, ये लास्ट टॉपिक है किसकी, डिमांड एनालिसिस का। और इसमें ये जो है ये टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इसका लास्ट जो है टॉपिक है। कल परसों जो है मंडे को हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, मार्केट की हम बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है हमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बोल रहा है, इट सेज हाउ मच डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय हाउ मच इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, जब प्राइस बढ़ जाता है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, सपोज नहीं, यहाँ पर आप ये समझो कि डिमांड क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड हमें बोल रहा है जब प्राइस बढ़ जाता है डिमांड रिड्यूस हो जाती है। ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है ना। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हाउ मच डिमांड इज रिड्यूस्ड, कितनी डिमांड कम होती है। अब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड जैसे ये बात करें, डिमांड तो रिड्यूस हो रही है प्राइस इंक्रीज होने से, कितनी डिमांड रिड्यूस हो रही है, कितने प्राइस इंक्रीज करने से। क्योंकि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, कितना प्राइस इंक्रीज हो गया, सपोज 5 रुपये अगर प्राइस हो गया, 2% अगर इंक्रीज, 5 रुपये प्राइस इंक्रीज हो गया, या 10 रुपये प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 या 100 या 200, उसकी वजह से डिमांड में कितना फर्क आया, डिमांड कितना रिड्यूस हुआ, ये हमें कौन बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ में आ रही है? और एसएसबी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इसका दूसरा जो है क्वेश्चन क्या बन सकता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन टू द लॉ ऑफ डिमांड।
किसको बोला जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप क्या करना है, याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है, जब हम निकालते हैं, क्योंकि हम ये परसेंटेज में निकालते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम जब हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं, हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। मतलब ये कि अगर प्राइस जो है बढ़ता जा रहा है, कितने परसेंटेज प्राइस बढ़ता जा रहा है, और उस प्राइस बढ़ने की वजह से कितनी डिमांड रिड्यूस हो जाती है, कितनी परसेंटेज ऑफ डिमांड रिड्यूस हो जाती है, उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। मैंने पहले बोला था ना, डिमांड को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राइस जब बढ़ता जा रहा है, डिमांड रिड्यूस होती जा रही है। अब कितना प्राइस होने से कितनी डिमांड रिड्यूस होती है, कितने प्राइस इंक्रीज होने से कितनी डिमांड रिड्यूस हो जाती है, या आप ये बोल सकते हो कितने प्राइस कम होने से कितनी डिमांड रिड्यूस कितनी डिमांड बढ़ जाती है, ये भी आप बोल सकते हो। तो लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किस इक्वेशन से लिखते हैं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड को मैं कन्वर्ट करता हूं, मैं लिखता हूं ठीक है जी हाँ, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं D1 माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, पहले कितनी डिमांड थी, चेंज कितनी, डिमांड में कितना फर्क आ गया, और ओरिजिनल डिमांड कितना है, प्राइस में कितना फर्क, पहले कितना प्राइस था, प्राइस में कितना फर्क हुआ अपन ओरिजिनल प्राइस। बात समझ में आ रही है? तो जब मैं इस वैल्यू को, ये चेंज इन परसेंट चेंज इन डिमांड में निकाल रहा हूँ, और ये चेंज इन प्राइस जो है यहाँ पर, इसको मैं इसमें लिखता हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड है, इस परसेंटेज चेंज इन डिमांड को मैंने कन्वर्ट किया इसमें D1 माइनस डी अपॉन डी। इस D1 माइनस डी अपॉन डी को लिखा मैंने एज इट इज, किसके बदले? परसेंटेज चेंज इन डिमांड के बदले। और यहां पर इस डी डेल्टा पी के बदले मैंने क्या लिखा? P1 माइनस P2 अपॉन पी। ठीक है, कितना, अब पहले कितना प्राइस था, अब कितना प्राइस हो गया, और पहला वाला प्राइस कितना था। और जब मैं नीचे लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं P1 माइनस पी अपॉन पी, ये किसके बदले लिखा मैंने? चेंज इन प्राइस के बदले। यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। मुझे एक इक्वेशन चाहिए जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, और उसी से हम बाकी क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया, ई डी एज इट इज लिखा, D1 माइनस डी अपॉन डी, यही मैंने लिखा, D1 माइनस डी अपॉन डी एज इट इज लिखा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, P ऊपर आ जाएगा, P1 माइनस P नीचे आ जाएगा, ये तो पता है ना सबको। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हो गए। अब नेक्स्ट देखो, ये D1 माइनस डी क्या है, ये चेंज इन डिमांड है ना। ठीक है, ये P एज इट इज रखा मैंने, और ये जो है P1 माइनस P क्या है, ये चेंज इन प्राइस कितना हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर जो है D जो है, ये D एज इट इज रहेगा, ये P एज इट इज रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैंने लिखा था हाउ मच डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय हाउ मच इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, देखो यहाँ पर प्राइस पहले सपोज सपोज क्या हुआ था, 10 था, अब प्राइस कितना हो गया, 20 हो गया, प्राइस कितना बढ़ गया। इस तरीके से हमें ये करना है। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ डी पी अपॉन डी, सॉरी डेल्टा डी इंटू पी डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू डी, जब आप इक्वेशन निकालते हो तो इक्वेशन ये निकाल के आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्राफ को निकालते हैं। अगर हमें इक्वेशन समझ में आ गई तो हम इसी इक्वेशन को वैल्यू पुट करके हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये था अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल रहा है कितना प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड में कितना रिड्यूस होता है, मतलब प्राइस चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज आता है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ता जा रहा है, डिमांड कितना डिक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड कितनी बढ़ती जा रही है। ये हम देखेंगे इसमें, किसमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में याद रखो, मैंने अभी क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, डिमांड में कितना रिडक्शन होगा। बस इसको की वर्ड है जिसको आपको याद रखना है। ये याद रखा आपने। अब देखो मैं कैसे इसको आगे लेकर जाऊंगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, कितना प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड में कितना रिडक्शन आ रहा है। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर हम थोड़ा सा प्राइस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड कितनी रिड्यूस होती है, या आप ये बोल सकते हो प्राइस रिड्यूस करने से डिमांड कितनी बढ़ जाती है, ये भी बोल सकते हो ना, कितनी डिमांड होती है। यहां पर बोला जाता है लिटिल और माइनर डिक्रीज इन प्राइस, जब थोड़ा सा प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है,
या माइनर डिक्रीज होता है प्राइस में, मतलब वो ना होने के बराबर है। मतलब ये समझो, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस सपोज 5000 है, अब उसका हो गया 4090 रुपीज या 4080 रुपीज, तो वो 5000 में से 20 रुपीज जो है बहुत कम, मतलब चेंज हो गया ना, कम प्राइस चेंज हो गया ना। यहां से समझो, किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 5000 रुपीज, पहला प्राइस, अब इसमें प्राइस डिक्रीज हो गया, अब हो गया 4090 रुपीज, अब 10 रुपीज का फर्क हो गया। दैट मीन्स या तो लिटिल चेंज हो गया प्राइस में, या तो क्या हो गया, थोड़ा सा माइनर चेंज किया गया, मतलब ना होने के बराबर, जीरो चेंज इन प्राइस। इसका मतलब डिमांड क्या हो जाती है, ये बोल रहा है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, क्या बोल रहा है, बोल रहा है डिमांड इनफाइनाइट होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये आपको पता है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी है। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, प्राइस में चेंज हुआ लिटिल चेंज, मतलब जीरो के बराबर। तो इसमें वैल्यू पुट करो जीरो, तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में जीरो, ऊपर क्या आएगा डेल्टा डी आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में जीरो तो डेफिनेटली ये क्या बन जाता है, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट होता है। डिमांड किसके बराबर होती है, वो इनफाइनाइट डिमांड होती है जब हम माइनर चेंज इन प्राइस को करते हैं। यही मैंने लिखा, ई डी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी था यहाँ पर, लेकिन जब चेंज कितना हो गया, जीरो के बराबर है, तो ये जीरो मैंने यहाँ पर लिखा, ये वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये मैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, किस परफेक्ट इलास्टिक डिमांड किस के केस में क्या होता है, ये इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, इलास्टिक डिमांड जो है ये क्या बन जाता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन जाता है, आपको बोलना इनफाइनाइट बन जाता है। और ये एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, ऐसा कभी नहीं होता, एक इमेजिनरी सिचुएशन जनरेट किया जाता है इकोनॉमिस्ट्स ने, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास कोई एग्जांपल भी नहीं है। क्वेश्चन आएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के लिए कोई एग्जांपल बताओ, आप करोगे कोई एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है क्या इमेजिनरी कंडीशन है क्या रियल, आपको बोलना ये एक इमेजिनरी कंडीशन है। क्वेश्चन आएगा एसएसबी में कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, आपको बोलना वो इनफाइनाइट है। क्वेश्चन आएगा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में अगर क्या बोला जाता है, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, आपको बोलना लिटिल और माइनर डिक्रीज इन प्राइस जब किया जाता है, मतलब प्राइस को जीरो के बराबर चेंज किया जाता है, उसकी वजह से डिमांड जो है इनफाइनाइट होती है, ये हमें इक्वेशन बोल रहा है। यही मैंने लिखा यहाँ पर, सपोज यहाँ पर प्राइस जो है लिटिल चेंज इन प्राइस हुआ, प्राइस P1 हो गया, P से कितना हो गया P1, लिटिल चेंज इन प्राइस हो गया, लेकिन डिमांड देखो, डिमांड में कोई चेंज आ रही है, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, डिमांड कांस्टेंट है। अगर आप देखोगे डिमांड में क्या हो रहा है, डिमांड कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। ईडी क्या है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, सॉरी इनफाइनाइट है, कांस्टेंट इनफाइनाइट है। ठीक है, देखो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये ग्राफ आपको समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्राइस ही इसने चेंज किया है, पी से P1 लेकर गया, और उसके बाद क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी इन डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होता है, ये इनफाइनाइट चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक, अभी था इलास्टिक, अब हो गया इन इलास्टिक डिमांड की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर क्या बोला जाता है, दूसरा देखो, प्राइस किया गया कि चेंज, ठीक है, जब प्राइस को चेंज किया गया, वो ज्यादा प्राइस चेंज करें या कम प्राइस चेंज करें, लेकिन प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनलास्टिक डिमांड में क्या देखने को मिल रहा है, नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रही है, दैट इज डिमांड क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो दैट मीन्स डेफिनेटली आपको पता है, यहां पर मैंने अभी लिखा था डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी, और यहां पर मैंने लिखा पी, और यहां पर मैंने लिखा डी। और इसमें क्या बोला जाता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम प्राइस को चेंज करते हैं, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आती है। ठीक है, जब डिमांड में कोई चेंज नहीं आती है तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब नीचे क्या बनेगा ना, डिमांड जीरो हो जाएगा, और ऊपर पी है, तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, वैल्यू जीरो आ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। सॉरी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, डिमांड कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स मैंने लिखा अभी ई डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन
डी। तो दैट में जब प्राइस चेंज होता है, प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज तो देखने को मिल रहा है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो चेंज इन डिमांड क्या बन जाएगा, जीरो। तो ऊपर जीरो, नीचे क्या है, प्राइस है, तो ये क्या बन जाएगा, ये जीरो ही बन जाएगा। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी इन डिमांड का ग्राफ जो है वो किस तरीके से, वो इस तरीके से आ जाएगा। मतलब ये है कि प्राइस चेंज होता जा रहा है। पहले प्राइस क्या है, P1 था, उसके बाद प्राइस क्या हो गया, P2 हो गया, उसके बाद प्राइस क्या है, P3 हो रहा है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं है। जब प्राइस P1 था, डिमांड उतनी ही थी, ठीक है, डिमांड उतनी है, क्योंकि डिमांड ना तो यहाँ जा रहा है, ना तो कम होता जा रहा है, ना तो बढ़ता जा रहा है, डिमांड उतनी है। फिर प्राइस P2 हो गया, डिमांड भी उतनी है। प्राइस P2 हो गया, डिमांड चेंज नहीं हो रही है। प्राइस P3 हो गया, डिमांड जीरो है। तो दैट मीन्स प्राइस चेंज करने से डिमांड में जब कोई चेंज नहीं आती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक का अपोजिट है ये, बस इतना याद रखो। और ये भी इमेजिनरी कंडीशन, इसके लिए हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है। आई होप ये दो आपको समझ आया होगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिवली रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहां पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में बोला जाता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इंक्रीजेस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोला जाता है जब डिमांड में चेंज ज़्यादा होती है, परसेंटेज चेंज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और प्राइस के केस में परसेंटेज चेंज कम होती है। मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रही है और प्राइस एज कंपेयर टू प्राइस, ठीक है। तो क्या हो जाता है इस केस में, हमें पता है कि जब डेल्टा डी इज ग्रेटर देन डेल्टा पी, परसेंटेज चेंज इन डेल्टा इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन पी। हमें इक्वेशन पता है, जनरल इक्वेशन क्या है, ई डी परसेंटेज चेंज इन डेल्टा अपन परसेंटेज चेंज इन पी। इसका मतलब ये ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो ई डी ज़्यादा हो जाएगा ना। डेफिनेटली आपने अगर पढ़ा होगा कि जब न्यूमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा तो दैट मीन्स ई डी जब ज़्यादा हो जाएगा, तो डेल्टा डी जब ज़्यादा हो जाएगा, ई डी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ग्रेटर देन वन। तो ई डी ग्रेटर देन वन होता है। तो याद रखना, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ये स्टेटमेंट हमें बोलता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो दैट मीन्स न्यूमिनेटर जो है ये बढ़ जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास जो है ई डी किसके बराबर आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा। जब ई डी ग्रेटर देन वन आएगा तो ये ग्राफ हम क्या दिखाते हैं, इस तरीके से। देखो इसमें क्या सोचने वाली, देखने वाली बात, इसमें हम क्या विजुलाइज करेंगे इस ग्राफ में। देखो मैंने बोला डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस। ध्यान से देखो, जब प्राइस P1 था, ठीक है, उस टाइम डिमांड क्या थी, D1। ध्यान से देखो, ठीक है। फिर प्राइस डिक्रीज हो गया, कहां से कहां तक आ गया, P2 पे। डिमांड देखो कितनी बढ़ गई है। यहाँ पर गैप देखो, यहाँ पर प्राइस मैंने बहुत कम किया, मतलब प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस मैंने क्या किया, कम किया, ठीक है। गैप अगर देखो ये कम है, लेकिन यहाँ पर डिमांड में गैप देखो ये ज़्यादा है। इसका मतलब यही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज़्यादा है। दैट इज, ये ग्राफ जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ई डी इज ग्रेटर देन वन। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में, आप एग्जाम्पल्स बताओ और वहाँ पर बताओ कि इलास्टिसिटी इन डिमांड किसके बराबर आपको बोलना है, ठीक है। इलास्टिसिटी इन डिमांड कितना है, ग्रेटर देन वन देखने को मिल रहा है, किसमें, रिलेटिवली इलास्टिक में। यहाँ पर लग्जरी आइटम्स हमारे पास जो होते हैं वहाँ पर ईडी हमें देखने को मिल रहा है ग्रेटर देन वन। अगर थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, चेंज डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहे हैं, किसकी, और कम चेंज किसको देखने को मिल रहे हैं, प्राइस। मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यहाँ पर एक एग्जांपल जो है दैट इज कार्स के बारे में, और अमूल मिल्क जो है और फ्रूट जो है, क्योंकि अमूल को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ बटर की अगर बात करेंगे, अमूल की बात, ये इसको कंसिडर किया जाता है एज ए लग्जरी आइटम। फ्रूट्स को भी कंसिडर किया जाता है एज ए लग्जरी, और कार्स तो पता ही है आपको, ये लग्जरी आइटम्स है, ठीक है। ये फूड आइटम्स में इनको बोला जाता है, ठीक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में अपोजिट है किसको, रिलेटिवली इलास्टिक को। वहां पर मैंने बोला था डेल्टा डी इज ग्रेटर देन डेल्टा पी, परसेंटेज ऑफ डेल्टा डी इज ग्रेटर देन परसेंटेज, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डेल्टा पी ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ डेल्टा डी। मतलब क्या है, यहाँ पर जब आप इस जनरल इक्वेशन की देखोगे, यहाँ पर मैंने परसेंटेज ऑफ डेल्टा डी अपॉन परसेंटेज ऑफ डेल्टा पी, यहाँ पर क्या है,
इसमें बोला जाता है परसेंटेज डेल्टा पी ज़्यादा है, तो दैट इज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट मीन ईडी जो है ये कम हो जाएगा, मतलब ईडी जो होगा वो लेस देन 1 होगा। जब ईडी लेस देन 1 होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज है। यहाँ पर देखो प्राइस P1 था और यहाँ पर कितना हो गया, देखो कितनी चेंज देखने को, ज़्यादा चेंज देखने को मिल रही है प्राइस में, प्राइस P2 हो गया। लेकिन डिमांड भी चेंज होती जा रही है, डिमांड पहले P1 पे कितना था D1 और प्राइस में कितना था D2, और गैप देखो यहाँ पर बहुत कम है, दैट्स प्राइस में गैप ज़्यादा है और डिमांड में गैप ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ईडी जो है एक्चुअली क्यों, क्योंकि ईडी जो है लेस देन 1 है। इसके एग्जाम्पल जब देखेंगे हम, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं लाइक मेडिसिन की हम बात करेंगे, साल्ट की बात करेंगे, मिल्क की बात करेंगे, किसके अंदर आता है, ये आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर। आई होप यहाँ तक ही आपको समझ आएगा। इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में बताओ जो इलास्टिसिटी इन डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। एग्जाम्पल बताया जाएगा कि मेडिसिन किसके अंदर आ जाता है, यहाँ ग्राफ बोला जाएगा, ग्राफ का स्लोप कहाँ पर ज़्यादा है, स्टीप स्लोप कहाँ पर, देखो यहाँ पर जो है माइल्ड स्लोप देखने को मिल रहा है, और लेकिन यहाँ पर जो है स्टीप स्लोप देखने को मिल रहा है। आ रही बात समझ, डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड एंड प्राइस के बीच में ग्राफ देखने को, यहाँ पर स्टीप स्लोप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर स्लोप क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर स्लोप देखने को मिल रहा है माइल्ड स्लोप। और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसमें, ये जो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में अगर ग्राफ में पूछा जाएगा, वहाँ पर पूछा जाएगा जो ईडी जो है ये पैरेलल टू किसको है, क्या ये डिमांड डिमांड लाइन को पैरेलल है, प्राइस लाइन को पैरेलल, आपको बोलेंगे डिमांड लाइन को पैरेलल है ईडी जो है। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा ये किसको परपेंडिकुलर, आपको बोलना है ये परपेंडिकुलर टू जो प्राइस लाइन जो हमारे पास है उसको परपेंडिकुलर है, यहाँ पैरेलल टू डी को है। लेकिन जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा परफेक्टली इनलास्टिक में, आपको पूछा जाएगा यहाँ पर ये लाइन जो है ईडी जब 0 है, इसका मतलब ये किसके पैरेलल है, आपको बोलना है ये पैरेलल है किसको, प्राइस की लाइन को, और परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, दैट इज ये परपेंडिकुलर है डिमांड के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको जब भी टॉपिक पढ़ो उसको हर पर्सपेक्टिव से सोचो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आप सोचोगे अपने माइंड से कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसका लास्ट जो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में बोला जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू किसके बराबर है, डेल्टा डी के बराबर। मतलब जब मैं ई डी लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं परसेंटेज डेल्टा पी, डी में लिख रहा था ऊपर, परसेंटेज डेल्टा पी में नीचे लिख रहा था, मैं बोल रहा हूं ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 1 के बराबर आएगा, डेफिनेटली ईडी किसके बराबर आएगा, 1 आएगा। ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। और जब आप यहाँ पर देखोगे, जब प्राइस P1 था, इस तरीके से देखो आप, प्राइस P1, ठीक, और हाँ, फिर प्राइस P2 हो गया, और यहाँ पर प्राइस P1, यहाँ पर डिमांड D1 और यहाँ पर डिमांड D2। अब देखो ग्राफ में जब ड्रा करता हूँ कि इस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये गैप आप देखोगे, अगर गैप यहाँ पर जो है, यहाँ पर गैप बराबर देखने को मिल रहा है, दैट मीन जनरली आप ईडी को याद रखो 1 होता है। आई होप यहाँ तक ये जो है इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, ये भी इमेजिनरी कंडीशन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसमें से आपको नोट्स में ये हर एक पॉइंट डालना है, इसमें से कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया है। अगर समझ आया है तो शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया, वो था डिमांड एनालिसिस। इसके एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बताए, इसके डिफरेंट टाइप्स भी बताया मैंने। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, इन टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया। ग्राफ भी मैंने समझाया, हर एक पॉइंट यहाँ पर हमने कवर किया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हम परसों स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही बोला आपको, अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं लेक्चर क्यों नहीं बढ़ाता हूँ, मैं क्यों 30 मिनट से 45 तक ही जाऊँगा, क्योंकि आपको यही अच्छा रहेगा। क्यों, इसलिए क्यों होता है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है, दूसरा आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो ना, तो पूरा टाइम हम एक ही पे तो नहीं दे देंगे। आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहा है, आपको इंग्लिश भी चल रहा है, आपको जीएस भी चल रहा है, आपको कंप्यूटर भी चल रहा है, आपको मैथ्स भी चल रहा है, वो भी तो चलाना है ना, उनके भी मार्क्स है। तो दैट मीन्स अब इसलिए मैं ये लेकर जा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो कल का दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।